ठीक है, कर दे। तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट तो मैं आपके कम पढ़ूंगा, क्योंकि अपने को ज्योग्राफी पढ़नी है बढ़िया तरीके से। और अगर आप ज़्यादा कमेंट पढ़ांगा तो यानी कि उसका अगर कोई बाद में क्लास देखा है तो बहन बहुत लंबी क्लास लागे, बातें आप करता रहा। लेकिन जो अपने राजस्थान की नई ज्योग्राफी है ना, एन आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करांगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यानी कि जिलों के उपनाम। शुरुआत में मैंने ये बताया था भी, यानी कि जितने उसके ना उतने मैप भरकर देखना, कि ज्यादा से ज्यादा अपने को मैप भरने हैं। मैप भरने से लगभग आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट क्लास ने चालू करा। कमेंट, हाँ 1 मिनट जी सर, ओके भाई। और लाखा सर से राम राम सर जी, राम राम भाई। क्या हाँ, करें क्लास को स्टार्ट। आपकी बुक निकाल दो, बुक के ऊपर काम चल रहा है। एक तो निकाल दी पशु प्रीचर की, पहले उसको पढ़ लेना अपने आराम से। क्लास को चालू करते हैं। शुरुआत में बताया है कमेंट अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फटाफट ये बता दो, किसी ने मैप भरे हैं क्या? राजस्थान के जो 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं, अगर किसी ने मैप भरे हैं? हाँ सर, मैंने 5 मैप भरे हैं, 7 मैप भरे हैं। क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई लगभग आपको यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैप भरने हैं। मैप भरने से आपके लगभग ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। जय भीम, नमस्ते सर जी, ओके। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है ना ज्योग्राफी का, उसका नाम रहेगा राजस्थान के जिलों के उपनाम। क्योंकि यहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप पीछे के 3-4 एग्जाम उठाकर देखोगे ना, तो उनमें एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं जिलों के उपनाम से। मैं आपको बता दूंगा एग्जामिनर ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन जब से यानी कि अपनी न्यू, अब जैसे नई ज्योग्राफी आई है ना, तब से यानी कि पुराने जिलों के उपनाम वापिस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि जिलों के उपनाम पूछते थे लगभग 5-7 साल पहले। मैं जैसे बात करूं यानी कि 2017-18 से पहले जितने भी एग्जाम होते ना, उनमें एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता था। यानी कि जिलों के उपनाम तो अपने को पूछने पूछने हैं। लेकिन पीछे 3-4 साल से उसने पूछने बंद कर दिए थे। यानी कि जिलों के उपनाम तो कौन नहीं पूछता है, कौन याद करता है। लेकिन फिर यानी कि दोबारा से इनको पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो अपने को जिलों के उपनाम भी ध्यान होने चाहिए कि कौन से जिले का क्या उपनाम है। ठीक है, ओके। जिला दर्शन की सीरीज का क्या करोगे? राजस्थान का इतिहास पढ़ा दिया पूरा का पूरा, कला संस्कृति पूरी की पूरी पढ़ा दी, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। तुम्हें कोई भी जिला दर्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एग्जाम में से क्वेश्चन आना चाहिए, जिला दर्शन एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है ये बताओ। किस लिए पढ़ना है? इतिहास, कला संस्कृति और यानी कि भूगोल, तीन ही तुम्हारे सब्जेक्ट में है, 3 से क्वेश्चन आएंगे। अब तीनों को मिला मिला के जिला दर्शन शुरू कर दो भाई। पहले इनको तो पढ़ लो आराम से। जिस दिन तुम्हारे मेरे कराए हुए इतिहास कला संस्कृति याद हो जाए ना, मेरे पास आ जाना, सर आपने इतिहास कला संस्कृति पढ़ाई है, इसके बाद में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ लेना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम से कम ये पढ़ो तो सही। तो आज अपने यानी कि जिलों के उपनाम शुरू करेंगे। जैसे यानी कि गंगानगर को क्या कहते हैं, बीकानेर को क्या कहते हैं, ठीक है, हनुमानगढ़ का उपनाम क्या है, इन जिलों की अपन बात करेंगे। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। हो सकता है किसी को पता भी हो, किसी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी हो तो उसे यानी कि जिलों के उपनाम ध्यान हो। लेकिन हम राजस्थान की ज्योग्राफी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिले देखेंगे, फिर इनके प्राचीन नाम देखेंगे, इनकी स्थिति विस्तार देखेंगे, अक्षांश देशांतर भी बड़े आराम से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ओके भाई। मेरी बुक नहीं आई, ऑर्डर की थी, एक बार ऐप वाले नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा गंगानगर की। यानी कि गंगानगर के उपनाम क्या है? गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण, यानी कि सबसे ज्यादा अनाज कहां पर होता है? गंगानगर में होता है। इसलिए इसको राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं, अन्न का भंडार कहते हैं। ओके, गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर। ये लो, गंगानगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, अपने को इतना ही याद करना है।
आराम से समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो वैसे आराम से फोटो दिखा दिखा के समझाऊं तब यानी कि तुम्हारे बढ़िया ज्योग्राफी समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं गंगानगर। गंगानगर यानी कि ये राजस्थान का सबसे ऊपरी ऊपर जो जिला है उसका नाम है गंगानगर। गंगानगर को हम कहते हैं राजस्थान का अन्नागार। सर्वाधिक अन्न का उत्पादन गंगानगर में होता है। गेहूं के मामले में भी गंगानगर नंबर 1 पर है। इसको अन्नागार भी बोल सकते हो, धान का कटोरा भी आप बोल सकते हो। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद करनी है गंगानगर के लिए। राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, अन्न का भंडार है, धान का कटोरा है, क्योंकि सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है। अनाज सबसे ज्यादा गंगानगर में होता है भाई। प्राचीन नाम इसका रामनगर है। इतनी बात याद होगी, ये अपना गंगानगर कंप्लीट हो गया। बस इतने ही याद करने हैं, पढ़ो वही जो एग्जामिनर पूछे। अपने को एग्जाम फाइट करना, बाकी ज्यादा ज्ञान नहीं बढ़ाना। गंगानगर के बाद में जो अगला जिला है उसका नाम है बीकानेर। गंगानगर के पास में ये बीकानेर। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर। क्यों भाई? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है, इसलिए हम इसको ऊन का घर कहते हैं। एक नाम और मिलता है, राती घाटी। तो राती घाटी क्यों कहते हैं? आप कभी अगर बीकानेर घूमने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर आपको यानी कि बजरी जैसी मिट्टी देखने को मिलेगी, इसलिए इसको कहते हैं राती घाटी। दो इसके उपनाम हैं। वैसे आप कहोगे सर जांगल प्रदेश भी कहते हैं, वो अलग आएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक वही, उसमें मैं समझा दूंगा जांगल प्रदेश कौन सा इलाका है, इसका नाम जांगल प्रदेश क्यों पड़ा था, इसकी राजधानी क्या थी। आराम से आपको मैं 0 लेवल से लेकर चलूंगा, एकदम बिल्कुल हीरो बन जाओगे क्या। ठीक है, बीकानेर का क्या है? इसको हम ऊन का घर कहते हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। और इसको राती घाटी कहते हैं। मैंने बता दिया राती घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना एकदम यानी कि लाल बजरी जैसी है। ओके, 2 जिले कंप्लीट हो गए ना? ठीक है सर, एकदम इजी सा है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन करता है। प्राचीन नाम इसका रामनगर है। बीकानेर को हम ऊन का घर कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, इसको राती घाटी भी कहते हैं। ये लो भी आपके 2 जिले कंप्लीट हो गए। जैसलमेर, जैसलमेर के खूब नाम हैं और अपन यहीं पर याद कर लेंगे, क्लास में याद कर लेंगे। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, हवेलियों जोरखों की नगरी कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं। सारे के सारे नाम में आराम से एक एक शब्द की तुम्हें व्याख्या बताऊंगा कि इसको क्यों कहते हैं, ताकि तुम्हारे यहीं पर याद हो जाएगा। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम भाई। देखो, जैसलमेर को हम कहते हैं राजस्थान का अंडमान। सर अंडमान क्यों कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि मैंने कही ना कि जैसलमेर के इतिहास में यह लाइन लिखा भी दी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का अंडमान क्यों कहते हैं। एक तो देखो भाई साहब, जैसलमेर इधर है अपने पाकिस्तान के पास में, यहां पर किसी का जाने का मन भी नहीं करता, यानी एकदम अंडमान निकोबार है, एकदम दूर पड़ा हुआ है जैसलमेर। अगर मान लो कि आप सरकारी कर्मचारी लग जाओगे, भगवान करे लागोगा आराम से, कौन सी बड़ी बात है, तैयारी करोगा तो नौकरी भी लागोगा। मां सरस्वती है ना, कभी भी अपना ऋण नहीं रखेगी। अगर तुम तैयारी करोगे ना तो तुम नौकरी भी जरूर लगोगे। कितने पेपर आउट हो चाहे कितने पेपर लीक हो, तुम्हारी नौकरी कन्फर्म होगी। अगर तुम तैयारी करोगे तो नौकरी भी लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मां सरस्वती बस सबसे बढ़िया विद्या की यही बात है, तैयारी करते रहो, नौकरी आराम से लग जाओगे। क्या मान लो कि तुम नौकरी लग जाओगे कर्मचारी, ठीक है, कहीं पर तुम्हारी पोस्टिंग है, स्कूल में बैठे हुए हो, तुमने कोई बात नहीं मानी, कोई तुम्हें धमकी देगा जैसलमेर ट्रांसफर करा दूंगा। क्या जैसलमेर यानी कि राजस्थान का अंडमान है। पहले काले पानी की सजा दी जाती थी, अंडमान निकोबार भेज देते थे। आजकल कर्मचारियों को सजा दी जाती है, जैसलमेर भेज देते हैं। सीधी पोस्टिंग कहां पर करते हैं? जैसलमेर करते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके कम नंबर बनते हैं ना, तब आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी? जैसलमेर बाड़मेर की तरफ होगी। किसी नेता का आप भाषण सुन लेना, पोस्टिंग करा दूंगा जैसलमेर में, गए तरीके से काम कर लोगे। ठीक है, इसलिए हम इसको राजस्थान का अंडमान कहते हैं। एक प्रकार से भी काला पानी है, काले पानी की सजा है, लेकिन है बड़ा शानदार। अगर कोई मेरे को भेज देना कि भाई जैसलमेर चले जा, मैं तो वास्तव में बहुत राजी होगी जाऊं। जैसलमेर में आनंद ही अलग है। तो इसको राजस्थान का अंडमान कहते हैं।
ठीक है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं इसको? राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, सुनहरा शहर भी कहते हैं। आप कभी जैसलमेर घूमने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर यानी कि जब सुबह शाम सूर्य की किरणें पड़ती है ना जमीन के ऊपर, तब ऐसे लगता है कि वास्तव में यार का सोना चमक रहा है क्या। देखो इस प्रकार यानी कि धरती हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी, वास्तव में सोना चमक रहा है। आप कभी यानी कि जैसलमेर वाला किला देखने के लिए जाना, पीले पत्थरों से बना हुआ है, तब यानी उसके ऊपर सुबह शाम सूर्य की किरणें पड़ती है ना, ऐसा लगता है यार का सोना चमक रहा है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, या सुनहरा शहर भी कहते हैं, यानी कि गोल्डन सिटी है भाई जैसलमेर। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये राजस्थान की स्वर्ण नगरी है। एक आएगा सुवर्ण नगरी, वो अपने जालोर को कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, वो सुवर्ण नगरी आएगा जालोर वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हवेलियों का शहर, ये तो सबको पता है सर, हमने कला संस्कृति में पढ़ा है। बहुत शानदार शानदार जैसलमेर में हवेलियां बनी हुई हैं। ठीक है, पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सब यानी कि जैसलमेर में बनी हुई हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। जहां पर हवेलियां होंगी वहां पर जरोखे भी होंगे भाई, सीधी सी बात है, इसलिए इसको जरोखों की नगरी भी कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर, सीधी सीधी बात है, यानी कि जो अपने जैसलमेर है वो दुर्ग भी यानी कि पीले पत्थरों से बना हुआ है। और बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड्डू कश्मीर में हुआ था। वहां पर मंदिर बनाया गया है, और वहां के मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर आए हैं ना, वो पत्थर यानी कि जैसलमेर से ले जाए गए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बना है, उसके लिए पत्थर कहां से लाए गए थे? जैसलमेर से लेके गए थे। पीले पत्थर फेमस हैं। आप जैसलमेर का यानी कि किला देख लो, पीले पत्थरों से बना हुआ है। हाँ, अरे कॉपी पेस्ट मत करो भाई, जो भी बात हुआ है वह आराम से फोन करके कर लियो चाहिए। इतना शानदार पढ़ाने लग रहे हैं, अगर मैं को 5 टाबर भी पढ़ने लग रहे हैं तो भी आनंद आवे। बार बार में कॉपी पेस्ट मत करो, जो भी यानी का बात हो फोन कर दियो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये बात है, जो भी ताने पूछना हो डाउट है, अब यानी का कम से कम सीरियस होके पढ़ो। ठीक है। अच्छा, किक है कि मैं नौकरी, राजस्थान पुलिस की नौकरी बहुत हार्ड है, काम कौन सो आसान है भाई? कह रहे हो कि नौकरी बहुत हार्ड है, बैठे बैठे न कौन यानी कि दिन का तेना 1500-2000 रुपया दे देगो। अगर ज्यादा नौकरी हार्ड लगे तो आपने कोई बात को नहीं कि न मजदूरी करने न चल जाइयो, बड़े 300-400 रुपया दे देगा। बैठे बैठे 1500-2000 रुपया देवा और के लोगा ते बताओगे? और बढ़िया तैयारी करो, जितनी बढ़िया तैयारी करो आगे आगे बढ़ता जाओ। हमेशा आदमी ने यानी कि ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए, एक बार नौकरी लग गया आगे और तैयारी करो। ठीक है। हाँ, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। सोहेल खानी में स्थिति और विस्तार में बता दूंगा। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। सारी अपन बात करेंगे आराम से, अभी अपन टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है। हाँ, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं जैसलमेर को, बिल्कुल सही बात है सर। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। अब कुछ न कुछ तो हमें ऐसा नाम रखना पड़ेगा ताकि हमारी शान बढ़े। क्या, मान लो किसी कर्मचारी का जैसलमेर ट्रांसफर कर दिया, मान लो किसी के साथ में बात बिगड़ गई और उसका ट्रांसफर कर दिया जैसलमेर। अब जाके फोन करेंगे, घर वाला पूछेगा भाई कठे आजकल पोस्टिंग, मैं तो यानी कि रेगिस्तान का गुलाब में बैठे हूं। क्या, इसे हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। पंखों की नगरी भाई, तो अपने पवन ऊर्जा परियोजना सबसे पहले यहीं पर चलाई गई थी 1999 में, अमर सागर जैसलमेर। बिजली उत्पादन होता है खूब सारे, आपको इस प्रकार के पंखे देखने को मिल जाएंगे जैसलमेर की दरा पर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पंखों की नगरी कहते हैं। और गलियों का शहर कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं। तो ये अपने सारे के सारे जैसलमेर के उपनाम हैं। चलें आगे। हाँ, ओके भाई, ये अपने जैसलमेर के उपनाम हो गए। अपने 3 जिले कंप्लीट हो गए बातों बातों में। यही क्लास में तुम्हारे सारे के सारे जिले याद हो जाएंगे। आराम से व्याख्या कर दूंगा, सही ढंग से कला संस्कृति पढ़िए तो वैसे ही तुम्हारे एग्जाम में याद हो जाएंगे। बस जैसे क्लास समाप्त हो नोट्स बना लेना, इनको 5 मिनट पढ़ लेना, तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर 5 मिनट पढ़ लेना, अगर फिर भी नहीं पढ़ा जाता 5 मिनट भी, तो भाई फिर मैं तो यही कहूंगा, अगर पढ़ाई नहीं होती है तो घरवाला ने कह दियो कि 2 आपने बकरी ले दो, 2 आपने भेड़ ले दो, ताकि यानी कि मैं भेड़ बकरी चरा लूं कि मैं काम तो अलग हो क्या।
कम से कम यानी कि 5 मिनट पढ़ लेना, तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। जोधपुर, क्या बात है। जोधपुर, अगर आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है ना तो आपको जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। इसको नीली नगरी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं, विधि नगरी कहते हैं, जोधपुर किलों का शहर कहते हैं जोधपुर को। एक एक चीज में आराम से बताऊंगा क्यों कहते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार क्यों कहते हैं। देखो यानी कि ये अपना राजस्थान है, फोटो है क्या राजस्थान की, चलो यहां पर देख लेते हैं। ये अपना यानी कि राजस्थान है, ठीक है। यहां पर अपना हो गया जैसलमेर, यहां पर हो गया बीकानेर, यहां पर हो गया बाड़मेर, मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहां पर हो गया अपने जोधपुर, ये मान लो का भाई जोधपुर है। अगर आपको मरुस्थल के अंदर जाना है ना तो आपको जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। सर समझे नहीं, आपको जैसलमेर जाना है तो जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना है जोधपुर होके जाओ, बाड़मेर जाना है जोधपुर होके जाओ। यानी इसको क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है तो आपको जोधपुर से एंट्री लेनी पड़ेगी, आपको टिकट कटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, इसके अलग अलग प्रमाण हैं सूर्य नगरी के। थोड़ा सा यही है कि कहते हैं यानी कि दिन में लगभग 8.5 घंटे है ना वो यानी कि सूर्य यहां पर चमकता है, इसलिए इसको सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं, ठीक है। नीली नगरी क्यों कहते हैं, आप कभी मेहरानगढ़ का किला देखने के लिए जाना और मेहरानगढ़ किले के आसपास आप जितने भी घर देखोगे ना सारे के सारे घर आपको नीले कलर में मिलेंगे, इसलिए हम जोधपुर को क्या कहते हैं, नीली नगरी या फिर ब्लू सिटी। इसको ब्लू सिटी कहते हैं, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, और ब्लू सिटी मेहरानगढ़ जोधपुर को कहते हैं। देखो ये जो मैंने फोटो ली है ना, ये यानी कि मेहरानगढ़ के पास में से मैंने फोटो क्लिक की है। जैसे यानी कि आप मेहरानगढ़ के आसपास में जितने भी घर देखोगे ना सारे के सारे यानी कि आपको नीले कलर में देखने को मिलेंगे, यानी सारे कलर कैसे हैं, ब्लू कलर में। हालांकि जामू जी महाराज ने नीले कलर का त्याग बताया था, लेकिन आप जितने भी घर देखोगे सारे के सारे घर कैसे हैं, नीले कलर के हैं, इसलिए हम जोधपुर को क्या कहते हैं, नीली नगरी कहते हैं। राजस्थान की विधि नगरी भाई साहब हाईकोर्ट जोधपुर में है, तो विधि मतलब कानून, तो कानून नगरी है, विधि नगरी है, हाईकोर्ट जोधपुर में है, इसलिए हम इसको विधि नगरी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब हो गया कि हाथ से बनी वस्तुओं के लिए फेमस, हाथ से आप खूब सारी वस्तुएं बनाते होंगे। आप कभी जोधपुर का मार्केट घूमने के लिए चले जाना, वहां पर आपको इस प्रकार के यानी का हाथ की बनी हुई वस्तुएं मिलेंगी ज्यादातर देखने के लिए, या आपको लकड़ी के मिले, चाहे कांच के मिले, या फिर इस प्रकार के छोटे मोटे खिलौने मिल जाएं, यानी कि सारे के सारे हाथ से बनाए जाते हैं। हैंडी मतलब हाथ है, क्राफ्ट यानी का हाथ की डिजाइन, तो इसको हम हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं, ठीक है। किलों का शहर जोधपुर को कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओसिया को कहते हैं। ओसिया यानी कि वर्तमान में कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में है। ओसिया का प्राचीन नाम एग्जामिनर पूछ चुका है, ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पटन है। सर आपने ये तो नहीं बताया कि राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को क्यों कहते हैं। यानी ओसिया में जो मंदिर बने हुए ना उन मंदिरों की शैली सेम टू सेम यानी कि भुवनेश्वर के मंदिरों से मिलती जुलती है, इसलिए हम राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओसिया को कहते हैं। और ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पटन है। इतना तैयार हो गया तो मैं आगे चालू, फिर मेरी भी सुन लो, आप भी सुना दो भाई। ऐप में भी करवा दोगे क्या, हाँ बिल्कुल करवा दूंगा, ये भी ज्योग्राफी है, इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, आपका पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा। आपसे कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। मेरे को फोन करके बता देना सर उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपने नहीं करवाया, जिलों के उपनाम में, एक बार करवाने तो दो सारे टॉपिक धीरे धीरे। ओके आगे चलते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं, ओसिया का प्राचीन नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उपकेश पटन है। उदयपुर, मैं कहता हूं अगर कभी आपको जिंदगी में मौका मिले ना, आप कहीं पर घूमो या ना घूमो लेकिन उदयपुर जरूर घूम कर आना, ठीक है। एक बार यानी का उदयपुर जरूर घूमना, और यानी का एक दिन में आपसा पूरा का पूरा उदयपुर घूमा भी नहीं जाएगा, कम से कम आपको यानी कि 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर मान लो कभी आप नौकरी लग जाते हो, कभी आपको मौका मिल जाए, हो सकता है कभी नौकरी करने का वहां पर मौका मिल जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया। इसको हम राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं।
पूर्व का वेनिस कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, इसको व्हाइट सिटी कहते हैं, जिंक नगरी कहते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज आराम से बताऊंगा क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखो, यानी कि झीलों की नगरी, यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो भी झील को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं। इतनी ज्यादा इंग्लिश तो कुनिया हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैंने आवा है। यानी झीलों की नगरी किसे कहते हैं? हम उदयपुर को कहते हैं। लेक सिटी कहते हैं, खूब सारी झील बनी हुई है, जयसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है, कभी जिंदगी में एक बार उदयपुर जरूर घूमने के लिए जाना। ठीक है, जितनी भी अगर मान लो कि लड़कियां तैयारी कर रही हैं शादी होना, तो अपने पति से एक डिमांड जरूर रखना कि भाई हमें तो यानी का एक बार उदयपुर घुमा देना है। 2-3 दिन का वहीं टूर करेंगे अपने। शानदार, वास्तव में लोकेशन बड़ी शानदार है। जितने भी यानी कि विदेशी पर्यटक आते हैं ना, एक बार उदयपुर जरूर जाकर आते हैं। इसको हम राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। कश्मीर यानी कि न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। अब हमारा शेखावाटी की बात करें, चूरू सीकर झुंझुनवाड़ा गर्मी से बिल्कुल एकदम परेशान हो रहे हैं। और इतना बढ़िया मौसम है उदयपुर को, न तो गर्मी है न सर्दी है, इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं हम। ठीक है, पूर्व का वेनिस कहते हैं। वेनिस यानी का इटली का एक शहर है। जिस प्रकार से वेनिस यानी का अपनी कला संस्कृति को आज भी जीवित किए हुए है, उसी प्रकार से उदयपुर भी आज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं, जिंक नगरी कहते हैं। ठीक है भाई। फाउंटेन मतलब फुवारा, माउंटेन यानी का पहाड़, वैसे फाउंटेन माउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी कहते हैं, सफेद शहर कहते हैं। आप कभी उदयपुर देखने के लिए चले जाना। जिस प्रकार से हमने देखा था यानी कि मेहरानगढ़ के आसपास में हमें नीले घर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से उदयपुर में आपको सफेद घर देखने को मिलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी कहते हैं। जैसे पूरा का पूरा उदयपुर एकदम व्हाइट है। ठीक है, ये लो भी। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी। कभी डूंगरपुर का भ्रमण करने के लिए जाओगे तो आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे। हाँ, आगे जिंक नगरी है, फाउंटेन माउंटेन का शहर, व्हाइट सिटी है। इतने शॉर्ट कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, इनको तो कम से कम पढ़ लेना भाई। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी क्लासेस यूट्यूब पर ही रेगुलर होगी क्या? तू कहो को बैठे कर देगा, यूट्यूब पर कर देगा, ऐप पर कर देगा भाई, तेरी बात मान लूंगा, तू मैंने बता दिए वो कर लूंगा। ठीक है, अब आराम से पढ़ ले, बार बार में कॉपी पेस्ट ना करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, एंड आराम से पढ़े। राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी कराने की कोशिश करूंगा। अगर तू यहाँ कॉपी पेस्ट करोगा ना तो फिर मैं कौन नहीं पढ़ाऊंगा। सर राजस्थान जीएन लाइब्रेरियन और कांस्टेबल का लेवल हार्ड होता है भाई। दिनेश से मैं तो कहूँ तो फर्स्ट ग्रेड को पेपर देगी आज, ये ऐसा बारह तने को नहीं मिला। और बता के बताऊं तने, कम से कम यो तो पढ़। कभी आप यानी कि किसी आईपीएस का इंटरव्यू देखना आप, चलो इतना टाइम ही को नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहा। उनकी एक बात हमेशा सुनना, कोई यानी कि कम से कम अपने पास पता है कितने पेज के नोट्स रखते हैं? वो कम से कम यानी कि एक सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो एक सब्जेक्ट के उससे 30 से 40 पेज के ज्यादा से ज्यादा नोट्स नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं ना राजस्थान इतिहास, अगर आप बढ़िया लेवल की तैयारी करते हो, वो जैसे आरएस की तैयारी करेगा तो उसके पास में जैसे राजस्थान इतिहास के 30 से 40 पेज होंगे, बस पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास आ जाएगा इसमें। इससे ज्यादा वो पेज नहीं रखते। और आपा के रहा ज्ञान बढ़ा की बस लग गया रहा आंसर, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, पता नहीं कितना हार्ड पूछेगा, इनमें से पूछेगा, टेंशन मत लो। 10 में से 8 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तुम 8 करके आ जाना। 80% किसी भी एग्जाम की मेरिट नहीं जाती। ये लाइब्रेरियन है, मैं इनकी कहता हूँ 40 से 50% मेरिट जाएगी, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। और बताओ तुम चले आगे ते बात बहुत लगा लो जिदी मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल लूं, क्योंकि कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहो। नौकरी न लागण को सबसे बड़ो कारण भी यू है कि अपने के पास में सही गाइडलाइन को नहीं। 2-3 दिन पहले गुड़िया को फोन आने लग रहे हो, करेगा सर मतलब मन है ना 5-6 साल हो गई एग्जाम की तैयारी करता, अभी तक मैं नौकरी कौन लगी, बताओ क्या कारण है? मैं चलो भी 5-6 साल तैयारी करता, अगर तने टाइम हो गयो गो तो उसका कभी तेरे मतलब राजस्थान जी के तो कम से कम तैयार हो ही गो के। मतलब तने क्वेश्चन पूछो, मैं एकदम नॉर्मल सो क्वेश्चन पूछो, वो भी यानी कि कौन नहीं बतायो। फिर मैं कहूँ भी कहता हूँ तो कहीं ना कभी 5-6 साल होगी मैंने तैयारी करता है, मैं बता राजस्थान जी की कड़क से पढ़ने लग रही है। बोलेगा सर 2-3 मोटी मोटी किताबें बताई। कभी सर राजस्थान इतिहास की मैंने 3 किताब ला रखी हैं, राजस्थान कला संस्कृति की वो 3 किताब ला रखी हैं, राजस्थान भूगोल की वो 2-3 किताबें ला रखी हैं।
हे भाई सा कम कम एक किताब ही पढ़ लेती तो ही सिलेक्शन हो जातो, इतनो कंफ्यूज होने की कठे जरूरत ही अण नहीं पढ़ लेती क्या। ठीक है, तो एक तो अपने गाइडलाइन भी कोनी, आप सबसे पहले मार्केट में जाओ ना, अरे यार यह किताब शानदार है, बढ़िया नोट सारी है, आप उठा के लिया वहां, अरे भाई पढ़ तारो, मैं जिला का उपनाम में से 12 तने की कौन मिले, इतना छोटा है। डूंगरपुर को हम पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सिरोही, सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं भाई। ठीक है, तो शिमला घूमने के लिए मत जाया करो, हनीमून मनाने के लिए आप जैसे शिमला जाते हो, कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हो, इससे बढ़िया अपने सिरोही घूमकर आ जाए करो भी, राजस्थान का शिमला है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अभी, राजस्थान का बरखोयासक किसे कहते हैं। ये बरखोयासक है क्या, यानी कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर है ना, वो है बरखोयासक। फिर ये बरखोयासक कहां पर है, ये रूस के अंदर है, और ये एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का बरखोयासक किसे कहते हैं, माउंट आबू को कहते हैं। बरखोयासक मैंने कोष्टक में लिख दिया, यानी ये ठंडा स्थान है। ये कहां पर है भाई, माउंट आबू, यानी कि राजस्थान का बरखोयासक किसे कहते हैं, माउंट आबू को कहते हैं। तलवारों के लिए फेमस सिरोही है, मैंने सारी की सारी हस्तकला में लिखा दी है। यहां पर अपन उपनाम देख रहे हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, सिरोही को कहते हैं। ठंडो इलाको है बढ़िया, अंग्रेजा ने बीजी यानी कि सर्दी लागती ने, यानी कि गर्मी लागती जिद माउंट आबू भाग जाता। ठीक है, तो यानी कि थोड़ी सी सर्दी शुरू होती, वापिस अपने अजमेर में आ जाता। बहुत ही बढ़िया, 6 महीना अजमेर, 6 महीना माउंट आबू, तो हम इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, सिरोही को। राजस्थान का बरखोयासक यानी कि किसे कहते हैं, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू को कहते हैं। वैसे बरखोयासक दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, रूस के अंदर है। ओके, अरे भाई चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। जैसे आप कभी चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको 7 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। इसके बाद में सबसे पहले आपको कुंभा महल मिलेगा बाई साइड में, उसके बाद में आपको यानी कि समीदेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, मीराबाई का मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जोहर कुंड देखने को मिलेगा, विजय स्तंभ देखने को मिलेगा, फिर पूरा लास्ट में घूम कर आओगे तब आपको कीर्ति स्तंभ देखने को मिलेगा। कभी चित्तौड़गढ़ भी घूमने के लिए जाना भाई। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, भक्ति और शक्ति की नगरी, देखो शक्ति का मामले में चित्तौड़ से आगे कोई भी नहीं है, शक्ति की नगरी तो है भाई। यानी कि चित्तौड़ की दराने जितने पराक्रम दिखाए हैं, इतने पराक्रम कहीं पर नहीं है। 3 साके हुए यहां पर, 1303, 1534, 1568। ठीक है, शक्ति की नगरी तो है। भक्ति के मामले में अगर जब भक्ति की बात आ जाए तो भक्ति है मीराबाई, यानी कि भक्ति हो तुम मीराबाई जैसी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी, तो भक्ति व शक्ति की नगरी। और चित्तौड़गढ़ तो मीराबाई का ससुराल रहा है, वहां पर यानी कि मीरा मंदिर भी बना हुआ, जहां पर यानी कि मीराबाई पूजा पाठ किया करती थी। वहीं पर मीराबाई को विष दिया गया था, जहर दिया गया था, जो बाद में अमृत हो गया था। ठीक है, तो भक्ति आ जाए तो भाई भक्ति के मामले में भी चित्तौड़गढ़ आगे है, शक्ति के मामले में भी चित्तौड़गढ़ आगे है, तो भक्ति व शक्ति की नगरी राजस्थान का गौरव कहते हैं। आगे चलें, अगला जो अपना जिला उसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को कहते हैं आदिवासियों का शहर। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात है, ये तो मैं वैसे याद हो जाएगी, आदिवासियों का शहर हम बांसवाड़ा को कहते हैं। अगली बात है 100 द्वीपों का शहर। आप कभी बांसवाड़ा घूमने के लिए जाओगे तो आपको इस प्रकार से यानी कि फोटो देखने को मिलेगी। माई झील बनी हुई है, छोटे माई नदी के आसपास में छोटे मोटे 100 टापू हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का समूह है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं भाई। ठीक है, ये लो, यानी कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। हम जैसे यानी कि आगे जलवायु के अंदर पढ़ेंगे कि जब यानी कि राजस्थान के अंदर मानसून आता है ना, तो सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर आता है। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। इतनी बात याद होगी कि हाँ, ओके, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऊपर आप चित्तौड़गढ़ की फोटो देख लो, ये आपको विजय स्तंभ देखने को मिल जाएगा, ये यानी का गोकुंड बना हुआ है। ठीक है, ये आपका इधर यानी का समीदेश्वर मंदिर बना हुआ है। इधर आपका शुरुआत में कुंभा महल देखने को मिलेगा, चलो पूरा फोटो में तो नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये अपने इतने जिलों के उपनाम हो गए। आगे चलते हैं,
झालावाड़। झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। क्यों भाई? संतरा उत्पादन के कारण। सर्वाधिक संतरे नागपुर में होते हैं, राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ में होते हैं। इसलिए हम झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं, संतरा उत्पादन के कारण कहते हैं। राजस्थान की चेरापूंजी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है सर? चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय का एक शहर है, वहां पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ में। अब यानी का कुछ डाउट आएंगे, मैं पहले ही दूर कर देता हूं। डाउट ये आएंगे कि सर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा में होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। अभी अगर यानी कि लेटेस्ट प्रमाण की बात करें ना, तब तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा में होती है। लेकिन अगर एवरेज निकाल के बताएं, क्योंकि हर साल ये आंकड़ा चेंज होता है, कभी झालावाड़ आता है, कभी बांसवाड़ा आता है, क्योंकि यानी पूरे साल की निकाल कर देखते हैं भाई, अब की बार सबसे ज्यादा बारिश कहां पर हुई? अरे भाई बांसवाड़ा में हुई, अगली बार झालावाड़ में हो जाएगी। लेकिन लगभग अगर मैं बात करूं तो यानी कि झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है भाई, इसलिए हम इसको राजस्थान की चेरापूंजी भी कहते हैं। और चेरापूंजी का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया, क्या सर? सोहरा। ठीक है, चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है? सोहरा है। हाँ हाँ, बात कर लो, कोई बात को नहीं, बट बाद में लियो। ओके भाई। राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन के कारण कहते हैं, राजस्थान की चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के कारण कहते हैं। राजस्थान का एलोरा। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी, विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। उसी प्रकार की गुफाएं अपने को कहां पर देखने को मिलती हैं? झालावाड़ में। तो कोलवी की जो गुफा है ना, उनको क्या कहते हैं? राजस्थान का एलोरा कहते हैं। बात ना करोगा मैं तो ठीक है, फटाफट इतना ही बता दूंगा। ये लो भाई, कोटा चलो रे भाई, फटाफट पटो आगे। कोटा को पढ़ाता हूँ, 2 मिनट में पढ़ा दो। राजस्थान का कानपुर कहते हैं शैक्षिक नगरी, उद्योगों की नगरी, बगीचों उद्यानों का नगर। चलो हो गया फिनिश, आगे चलो। तुम्हें लिखना ही तो बाद में लिख लेना, क्या दिक्कत है। पारा को कहते हैं वराह नगरी, भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण फेमस है। चलो मैं तो पढ़ाऊं आराम से, मेरू न हुआ इतनू आराम में पढ़ाऊं। चलो ठीक है, ते बात करता रहो, कोई बात नहीं। कोटा को, कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। क्यों कहते हैं? उद्योगों के कारण, यानी कि उद्योगों के कारण कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं। शिक्षा नगरी है ही भाई, इसलिए हम इसको राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं। ठीक है, आप अखबार पढ़ते होंगे डेली, यानी कि दूसरे या तीसरे दिन खबर आती है, कभी यानी कि कोटा के अंदर पढ़ाई के प्रेशर में बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई का प्रेशर इतना है, कंपटीशन है। वो 3 इडियट वाला डायलॉग याद आता है, यानी कि लाइफ इज ए रेस, अगर तुम भागोगे नहीं तो तुम्हें यानी कि पछाड़ दिया जाएगा, इसलिए भागो क्या। तो यानी कि वो थोड़ा सा वहां पर कोटा में माहौल देखने को मिलता है, इतना भयंकर थोड़ा सा पढ़ाई का दबाव होता है, लेकिन है भी शिक्षा नगरी भी, क्योंकि पढ़ाई के कारण थोड़ी सी ज्यादा चर्चित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नालंदा मतलब शिक्षा नगरी है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले को कहते हैं? और यानी कि लगभग मैंने 1 साल पहले पढ़ाया था, तब भी यही लिखाया था। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र यानी का कोटा को कहते हैं। बता देता हूं, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कोटा को कहते हैं। इंद्र की नगरी थी अमरावती, और उस अमरावती नगरी से मुकाबला करती है कोटा। उसी प्रकार से इंद्र की नगरी की तरफ बड़ी सुंदर सजाई गई है कोटा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्र की नगरी अमरावती से मुकाबला करती है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों के कारण फेमस है। अरे भी जहां पर उद्योग लगेंगे वहां पर उद्योगों के कारण वैसे ही फेमस हो गया, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र हम कोटा को कहते हैं। बगीचों और उद्यानों का शहर भी कोटा को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका कोटा कंप्लीट हो गया। वराह नगरी, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार वराह के कारण 12 का नाम पड़ गया भाई वराह नगरी। ठीक है, ये आपका 12 जिला देखने को मिलेगा। तो हम 12 को क्या कहते हैं? वैसे वह, यानी कि इसको हमें वराह नगरी भी कहते हैं। सही से बताओ इसके बारे में किस किस को पता था? हालांकि मैंने लिखाया भी नहीं था पहले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। किसी को पता है? यानी कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ज्यादा पुराना नहीं है, 3-4 महीने पहले ही किसी एग्जाम में पूछा है। किसी को पता था कि यानी कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो कितने डीप में चले जाना, जब एग्जामिनर इस प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा ना, तो किसी को नहीं आएंगे। ठीक है ना, किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। और बताओ,
हालांकि वही पूछता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे लेकर आएगा जो सिर्फ यानी का एग्जामिनर को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, लकड़ी की पाड़ी और गाटियों की भूमि पारा को कहा जाता है। मैं टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, कल किस एग्जाम में आए वो मैं बता दूंगा। ठीक है, हालांकि पूछा जरूर गया ये। ठीक है, लकड़ी की पहाड़ी क्यों कहते हैं? थोड़े से वन ज्यादा हैं, वनों से क्या मनते हैं सर? लकड़ियां मनती हैं, इसलिए हम लकड़ी की पहाड़ी कहते हैं। और नदी घाटियों के कारण इसको घाटियों की भूमि भी कहा जाता है, 12 को। मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा, किस एग्जाम में पूछा गया, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन पूछा जरूर गया है, 100% पूछा गया ये क्वेश्चन। यानी कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि 12 को कहा जाता है। बूंदी भाई, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। हमने कला संस्कृति में बावड़ियां पढ़ ली हैं, वहां पर भी मैंने लिखाया था बावड़ियों का शहर हम बूंदी को कहते हैं। ठीक है, तो बूंदी को यानी कि बावड़ियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स से कहते हैं। छोटी काशी क्यों कहते हैं बूंदी को? खूब सारे यानी का मंदिर बने हुए हैं, तो अनेक मंदिर हैं, इसलिए हम बूंदी को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं, यानी अनेक मंदिर होने के कारण। तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बावड़ियां मतलब सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स यानी कि सीढ़ियों वाला कुआ। ठीक है, ओके सर, आगे चलो। भीलवाड़ा, बताओ बीरे, भीलवाड़ा तो सबको पता होगा, टेक्सटाइल सिटी है, मैनचेस्टर है, अबरक नगरी है, वस्त्र नगरी है। ठीक है, तालाबों का शहर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं है ये, बिलाड़ा है, बिलाड़ा। अगर आप किसी भीलवाड़ा के पुरुष से पूछोगे आपके शहर का क्या नाम है, तो वो कहेंगे हमारे शहर का नाम बिलाड़ा है, नोट भीलवाड़ा। ठीक है, यानी कि शुद्ध मेवाड़ी भाषा में, ये मेवाड़ी भाषा के अंदर हम इसे बिलाड़ा बोलते हैं। हापुरा को क्या बोलते हैं? सापुरा को मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं हापुरा, नोट सापुरा। ठीक है, ये मेवाड़ी भाषा है भाई। ओके भाई, भीलवाड़ा को यानी कि टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। वस्त्र के कारण बढ़िया फेमस है भीलवाड़ा। जब यानी कि मैं पहली बार भीलवाड़ा आया था ना, तब मैं दुकान पर गया, कभी चलो यानी कि भीलवाड़ा को तो हमने वस्त्र नगरी पढ़ा है, जैसे आप अभी किताबों में पढ़ रहे हो, यानी कि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। तब यानी कि हमने भी सुन के देखा, चलो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर यानी कि कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते होंगे क्या। दुकान पर जाकर पता किया कि भाई साहब एक पैंट जोड़ी दिखा दो, यानी कि बढ़िया शानदार कोई शर्ट दिखाओ, बढ़िया पैंट दिखाओ, एक जोड़ी कपड़ा दिखाओ क्या। उसने दिखा दिए, कम से कम रेट बताई भाई 800 से 1000 रुपए। मैंने कहा इतना सस्ता तो हमारे शेखावाटी में मिल जाता, इससे बढ़िया तो ये वस्त्र नगरी कैसे हुआ क्या? बोला यहाँ पर यानी का कच्चा कपड़ा बनता है, नोट यानी का पक्का कपड़ा। यहाँ पर यानी का कच्चा कपड़ा बनता है, मतलब दागों की फैक्ट्री है यहाँ पर। तो यानी का दागे कपड़ों के अंदर काम आते हैं ना, उनकी फैक्ट्रियां आपको खूब सारी देखने को मिल जाएंगी। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी कहते हैं। इसे हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। सर ये मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? देखो, मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, और मैनचेस्टर में सूती कपड़ा सबसे ज्यादा फेमस है। उसी प्रकार से कपड़ा भीलवाड़ा का फेमस है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। कोई सीधा पूछ ले भाई बताओ राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को कहते हैं। कहते क्यों हैं? क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, वहां पर यानी कि सूती कपड़ा बढ़िया मात्रा में होता है, यानी कि सूती कपड़ा बहुत ही बढ़िया किस्म का तैयार होता है, और उसी प्रकार का कपड़ा अपने भीलवाड़ा में तैयार होता है। इसलिए हमने क्या कह दिया कि राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है? भीलवाड़ा है। अबरक नगरी, माइका स्टोन, वैसे भी आप उद्योगों में पढ़ोगे, खनिजों में पढ़ोगे, आगे आ जाएगा। अबरक नगरी कहते हैं भी भीलवाड़ा को। तालाबों का शहर भी हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। ओके, थोड़ा सा मैंने नोट लगा के नीचे लिखा है जो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं, जो कहां पर है? खैरतल तिजारा में है। इसे हम राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। और जो नीचे लाइन लिखी गई ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नोटों से स्याही बनाने का कारखाना कहां पर है? सर भिवाड़ी के अंदर है। नोट तो जानो उगाते, बिल्कुल सर जाना है, यानी कि पीसा, और पीसा को ऊपर यानी कि स्याही हुआ है, यानी कि स्याही को कारखाना कटा है भिवाड़ी के अंदर है। यानी कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहां पर है? सर भिवाड़ी के अंदर। सर ये भिवाड़ी कहां पर है? खैरतल तिजारा में है। पुलिस वाला के लिए कुछ करो कि कोई पेपर आ गयो, फटाफट अब जम की तैयारी कर लियो। आजकल मैं खुद पढ़ने लग रहा हूँ। ठीक है, ओके, हाँ
ज्योग्राफी की क्लास ऐप पर करवा दें, यूट्यूब पर करा दें, ते कम से कम पढ़ता रहो। देखो पहले मैं पूरा का पूरा टॉपिक कराऊंगा राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें मैं जिले भी कराऊंगा, तो मैं फिर सामान्य स्थिति विस्तार भी कराऊंगा। इसके बाद में अब तक जितने भी एग्जाम में अभी क्वेश्चन आना, सारे सारे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। साथ साथ में बढ़िया बढ़िया इनको याद कर लेना। एक दिन क्लास होगी, एक दिन आप याद करोगे, एक दिन क्लास होगी, एक दिन आप याद कर लेना। ठीक है, बढ़िया तरीके से टाइम भी मिल जाएगा। पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी अंगुलियों के ऊपर नचनी शुरू हो जाएगी भाई। हाँ, तैयार हो गए पूरे को पूरो? चलना आगे, चलो सर। अजमेर राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, अंडों की टोकरी, किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। सारी बात बता देता हूं क्यों कहते हैं। देखो, राजस्थान का हृदय, अगर आपको राजस्थान जीतना है ना, तो आप अजमेर को जीत लीजिए। तारागढ़ किला अजमेर के अंदर है, उसके ऊपर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे, हमने पढ़ा है। बिल्कुल सर, हालांकि विदेशी आक्रमण बटनेर के किले पर हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर के किले पर हुए हैं। तो हम इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्योंकि अजमेर को जीत लो। अगर मान लो कहे दिल्ली के किसी भी सुल्तान को मेवाड़ की तरफ जाना है, मालवा की तरफ जाना है, गुजरात की तरफ जाना है, तो उसे अजमेर तो होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अजमेर जीतना जरूरी है। अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। मान लो आपने किसी का दिल जीत लिया, हार्ट जीत लिया, हृदय जीत लिया, तो आपने उसको पूरा जीत लिया, इसलिए यानी कि राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही बढ़िया नौकरी लगोगे तो आप हर किसी का दिल जीत सकते हो। दिल जीतने का मतलब आपने उसको पूरा जीत लिया। तो अगर आपको राजस्थान जीतना है तो आप यानी कि अजमेर को जीत लीजिए, इसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। भारत का मक्का, मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सऊदी अरब के अंदर मक्का। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछ ले तो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर के अंदर, इसलिए हम अजमेर को क्या कहते हैं? भारत का मक्का भी कहते हैं। राजस्थान का नाका, यानी कि खूब सारे विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने का काम किया था अजमेर ने, नाका लगा दिया था एक प्रकार से, यानी कि बॉर्डर था एक प्रकार से, इसलिए हम राजस्थान का नाका कहते हैं। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, अरावली का अरमान, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं भाई। नॉर्मल सी बात है, अरावली का अरमान यानी कि तारागढ़ का किला है अजमेर में, उसको हम अरावली का अरमान कहते हैं। अंडों की टोकरी, सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर हैं? अजमेर के अंदर हैं। जहां पर मुर्गियां ज्यादा होंगी वहां पर अंडे ज्यादा होंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं? अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, सर्वाधिक मुर्गी होने के कारण। ये देखो, जैसे अरावली का अरमान है, तारागढ़ का किला, ख्वाजा साहब की दरगाह है, ठीक है, खूब सारी आपको मुर्गियां देखने को मिल जाएंगी, यानी कि हर चीज को आप आराम से समझ, फोटो देख देख कर, क्योंकि अपने को क्लास में सब कुछ याद करना है। 5 मिनट दे देना, ठीक है, क्लास पूरी होने के बाद में नोट्स बना लेना और 5 मिनट पढ़ लेना भाई, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तीनों जिले थोड़ा सा बढ़िया याद कर लेना। ठीक है, देखो अलवर, अलवर को कहते हैं भी राजस्थान का सिंह द्वार, ये थोड़े से वैसे नाम है, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अलवर को कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। ठीक है, ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है। चलो, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, इसके लिए भी दो बातें आती हैं, सर स्कॉटलैंड कहते क्यों हैं? एक तो ये बात आती है भी, देखो स्कॉटलैंड की शराब बड़ी फेमस है, उसी प्रकार से अलवर में भी शराब बनाई जाती है, तो यानी कि अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। एक कहते हैं यानी जो स्कॉटलैंड शहर है ना, वो यानी कि थोड़ा सा पर्वतों और घाटियों के लिए फेमस है, उसी प्रकार से यानी कि हरे वन पर्वत घाटियां अलवर में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, लेकिन राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अलवर को कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम इसका सालो प्रदेश मिलता है, क्योंकि सालो जाति यहां पर निवास करती थी, इसलिए इसका प्राचीन नाम सालो प्रदेश मिलता है। ओके, भरतपुर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपको यानी कि राजस्थान में प्रवेश करना है तो आपको कहां से होकर आना पड़ेगा? भरतपुर से होकर आना पड़ेगा। आप कहोगे सर मैं तो हनुमानगढ़ से होकर आ जाऊंगा, मैं तो यानी कि चूरू झुंझुनू से होकर आ जाऊंगा, अलवर से भी होकर आ सकता हूं क्या? लेकिन फिर भी यानी कहते हैं कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, यहां से आपको प्रवेश करना पड़ेगा भाई। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे लो। धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं, रेड मतलब लाल, डायमंड मतलब पत्थर, लाल पत्थरों के लिए फेमस है धौलपुर, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं।
राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, ओके। डांग का राजा, डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। प्राचीन नाम इसका कोठी है भाई। ये थोड़ा सा अलवर भरतपुर धौलपुर अपने को सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। डांग का राजा ये तो चंबल नदी के कारण कहते हैं, आगे अपने जैसे नदियां पढ़ेंगे उसके अंदर और भी आराम से पढ़ा दूंगा भाई। हाँ, फिर ये ज्योग्राफी की क्लास कहां पर होगी आप बताओ भी। ऐप के ऊपर करवानी है तो ऐप पर करवा दूंगा, यूट्यूब पे बहुत ही शानदार चल रही है इसके ऊपर करा दूंगा। एनसीसी कर रहा हूं, फायदा ही फायदा है भाई, फायदा क्या सारा का सारा फायदा है। ठीक है, हाँ। करौली को हम कहते हैं डांग की रानी। करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल है। इसकी बतख जैसी आकृति है। तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं, दोनों पास पास में है। प्राचीन नाम करौली का क्या है, गोपाल पाल है। यादव वंश का यहां पर शासन रहा है। बतख जैसी इसकी आकृति है, ये देख लो भाई रे। ठीक है, ये तो हालांकि थोड़ा सा पुराना वाला मैप है, लेकिन फिर भी आपको इसी प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। देखो बतख जैसी आकृति है करौली की। ठीक है, इस लेने का बतख का आकार आकृति किस जिले की है, करौली की है। ओके, अभी ज्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, जयपुर, जयपुर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। इसको हम पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो हमारा शहर जयपुर कौन सा पेरिस से कम है भाई। हम भी तो यानी कि पेरिस के बराबर ही हैं। तो हमने हमारे जयपुर शहर की भी तुलना किससे की है, पेरिस से की है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहते हैं। पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। 1876 के अंदर प्रिंस वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ठीक है, गुलाबी रंग से क्यों रंगवाया था, यानी कि सेवा और स्वागत का प्रतीक होता है गुलाबी रंग। मान लो कि जयपुर को लाल रंग से रंगवा दे तो अल्बर्ट जी परेशान हो जाते, लाल रंग देख देख कर। गुलाबी रंग क्या है कि थोड़ा सा आंखों को सुकून देता है, इसलिए यानी कि लड़कियों का सबसे फेवरेट कलर कौन सा होता है, गुलाबी, पिंक। ठीक है, तो यानी कि जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। रंगश्री का द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा है, सीवी रमन ने कहा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टीचर भर्ती में पूछा था। किस शहर को रंगश्री का द्वीप कहते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड जयपुर को कहते हैं। हेरिटेज सिटी जयपुर को कहते हैं। जयपुर शहर का प्रकोटा विश्व विरासत सूची में शामिल है, हेरिटेज सिटी कहते हैं। रतन नगरी, पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। प्लास्टिक केंद्र माना जाता है, यानी कि जयपुर को प्लास्टिक केंद्र यानी कि प्लास्टिक हब है वो माना जाता है। ठीक है, ये अपनी बात होगी जयपुर की। थोड़ा सा मैंने नोट लगा के लिखा है, इनको भी लास्ट में थोड़ा ध्यान रखना आप। चाकसू कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में है। चाकसू का प्राचीन नाम क्या मिलता है, चंपावती मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चाकसू का प्राचीन नाम क्या है, चंपावती है। ओके सर, जयपुर को पिंक सिटी नाम कहां पर मिला था, ये हालांकि मैंने कला संस्कृति में लिखाया भी है। जब मैंने राम सिंह द्वितीय लिखाया था उसके अंदर भी बताया था कि जयपुर के लिए सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्टेनली रीड ने किया था। ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा है, हालांकि पहले अपने इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो जयपुर को पिंक सिटी नाम कहां पर मिला है, द रॉयल टूर टू इंडिया किसकी अपने पुस्तक है ये, यानी कि स्टेनले रीड की पुस्तक है। इसमें सबसे पहले जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द मिलता है, इसके अपन पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ ओके, हाँ सर ठीक है अभी अनुता। ओके, आपके बिना मुझे भूगोल समझ ही नहीं आ रही थी, क्या बात है भाई। अरे मैं कहूँ भूगोल जितना इजी सब्जेक्ट कोई को नहीं है, बहुत इजी है वास्तव में। अभी मैं अक्षांश देशांतर भी ताने बहुत शानदार तरीकों से समझाऊंगा। बस ते आराम से डेली देखता रहियो, बढ़िया नोट्स बनाता रहियो, सागे सागे पढ़ता रहियो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बाहर आ जाओ तो मैं बैठे हूँ तारी दो बातें सुनने खातर, मैंने सुना दियो त्या की। हाँ ओके, गुरुजी आपका पेड कोर्स कितने रुपए का, सबसे सस्ता अपना, ये टेंशन मत लो, इसके बाद में बात करेंगे, अभी अपने पढ़ लेते हैं। दोबारा से देख लो भाई, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, हमारा जयपुर भी किसी पेरिस से कम नहीं है, हम इसे पूर्व का पेरिस कहते हैं। पिंक सिटी कहते हैं, हालांकि अपने इसकी पहले बात भी कर चुके हैं। जब मैंने राम सिंह द्वितीय लिखाया था तब मैंने सारी बातें बताई थी कि जयपुर को हम पिंक सिटी क्यों कहते हैं। ओके, रंगश्री का द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं, किसने कहा था, सीवी रमन ने कहा था, टीचर भर्ती में पूछा गया सवाल है। सिटी ऑफ आइसलैंड कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, यानी कि जयपुर शहर का प्रकोटा विश्व विरासत सूची में शामिल है।
रतन नगरी कहते हैं, पन्ना नगरी कहते हैं। रतन नगरी, पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे गए हैं। रतन नगरी, पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी उदयपुर को कहते हैं, धातु नगरी नागौर को कहते हैं। आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। प्लास्टिक केंद्र माना जाता है, प्लास्टिक हब है वो जयपुर माना जाता है। साक्सू का प्राचीन नाम चंपावती मिलता है। जयपुर को पिंक सिटी नाम किस पुस्तक में मिलता है? द रॉयल टूर टू इंडिया। इसके लेखक कौन थे? स्टेनले रीड इसके लेखक थे। यहां पर जयपुर का नाम पिंक सिटी मिलता है सबसे पहले। आगे चलते हैं भाई। अब यानी ज्यादा नीरे, एक दो जिले और रहे हैं, आपके जिले पूरे हो जाएंगे। नागौर, नागौर को कहते हैं औजारों की नगरी। कहते हैं कि जब यानी कि अपने अंग्रेज नहीं आए थे ना, उससे पहले नागौर में तोप बनाने का काम होता था। अंग्रेज आए, बोले ये क्या हो रहा है अभी नागौर में, यहां पर तोप कैसे बन सकती हैं, हमारी इजाजत के बिना नागौर में तोप कैसे बन सकते हैं, बंद करो ये। नागौर में तोप बनानी बंद कर दी। इसके बाद में नागौर वाले क्या बनाने लगे? लोहे के औजार, जैसे कोई ताले बनाने लगे। नागौर के ताले भी बड़े फेमस हैं। ताला तो जाना होगा थे, उसका इंग्लिश मीडियम का हो तो लोक है, लोक की, ठीक है। हाँ, धातु नगरी भी कहते हैं भाई, औजार बन रहे हैं, धातु है तो यानी कि जैसे लोहे का भी खूब सारा यहाँ पर बढ़िया सामान बनता है, ताले भी बनते हैं और भी लोहे के औजार बनते हैं नागौर में। तो नागौर को औजारों की नगरी कहते हैं और धातु नगरी कहते हैं। तो अंग्रेजों के बाद में यहाँ पर ताले बनाने लग गए थे, वो यानी कि चीज थोड़ी सी ज्यादा फेमस हो गई थी। ऐसी चीजें लिखनी नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। ऐसी चीज एग्जामिनर नहीं पूछेगा तो बताओ अरे भाई अंग्रेजों के बाद में ताले कहाँ के फेमस हुए थे, अपने को पढ़ना वही है जो एग्जामिनर पूछे, वही चीजें लिखनी है। मकराना नागौर भाई संगमरमर शहर कहते हैं। हालांकि कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जब यानी का ताजमहल बनाया गया था ना, वहां के अंदर जो संगमरमर लगा था ना, वो यानी का मकराना से गया था। तो मकराना का संगमरमर बड़ा फेमस है। अगर आप यानी का नौकरी लग जाओ ना, तो अपनी महबूबा के लिए आप भी ताजमहल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यानी का मकराना का संगमरमर ले जा सकते हो भाई। अपने तो राजस्थान में ही है मकराना, तो ज्यादा दूर तो हमें संगमरमर ले जाना ही नहीं है। तो आप यानी क्या करना, मकराना से संगमरमर लेकर चले जाना। मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल बना था। इसके बाद में शाहजहां ने सबके हाथ कटवा दिए थे। कितना निर्दयी आदमी था यार, सबके हाथ कटवा दिए। कहने का इसके बाद में कोई भी ऐसा ताजमहल नहीं बना सकता जैसा ताजमहल मेरी महबूबा के लिए बना है। हालांकि ताजमहल तो चलो फिर भी क्या बोले, लेकिन आप कभी चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए जाना, आपके भी उदयपुर घूमने के लिए जाना, मैं तो कहूंगा अगर चित्तौड़गढ़ में आप छोटा सा कुंभ स्वामी मंदिर है, उसको छोड़ो, आप मीरा मंदिर देख लेना। उसके अंदर जो कलाकृति है ना, आप वास्तव में देखते रह जाओगे, कितनी शानदार कलाकृति है। ठीक है, तो मकराना को क्या कहते हैं? संगमरमर शहर कहते हैं। फिर मैंने नोट लगा के नीचे लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहां पर है? किशनगढ़ में है। सबसे बड़ी संगमरमर मंडी किशनगढ़ के अंदर है। ये देखो, सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहां पर है? किशनगढ़ में है। संगमरमर मकराना का फेमस है, लेकिन सबसे बड़ी संगमरमर मंडी किशनगढ़ में है। झुंझुनू, झुंझुनू को क्या कहते हैं? तांबा जिला कहते हैं। भी तांबे के लिए वैसे ही फेमस है। आगे हम उद्योगों के अंदर पढ़ेंगे, खनिजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तांबा जिला झुंझुनू है। खितड़ी सिंगाना का तांबा बड़ा फेमस है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। कहां पर पढ़े? हवेलियों के अंदर। तो नवलगढ़ के अंदर 100 से भी ज्यादा हवेलियां बनी हुई हैं, इसलिए हम नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। मैंने फोटो में तुम्हें हवेलियां भी दिखाई थी। चले आगे। ओके भाई, तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं, तांबा जिला भी झुंझुनू को कहते हैं। लो भाई, अब अपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जिन्होंने बढ़िया मन लगा के पढ़ा है टॉपिक को, उनका पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। हनुमानगढ़ को कहते हैं भाई खेल सामान वाला जिला कहते हैं। जो खेल सामग्री वाला सामान बनता है ना, वो हनुमानगढ़ में बनता है। हालांकि मैंने तो कभी देखा नहीं है, हनुमानगढ़ वालों से पूछते हैं तो भी कहते हैं भाई देखो हमने तो कभी देखा नहीं है खेल सामान वाला जिला। यहाँ पर तो इतना बड़ा कोई फेमस बैट बनता नहीं है, न तो क्रिकेट का बैट है न कोई बॉल है, लेकिन फिर भी भाई इसको यानी का खेल सामग्री वाला जिला कहते हैं। यानी खेल सामग्री वाला जिला किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, फलों की टोकरी हनुमानगढ़ को कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को, फलों की टोकरी हनुमानगढ़ को। अन्न सर्वाधिक गंगानगर में होता है, फल सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होते हैं। ठीक है, हमारा हनुमानगढ़ तो बताओ भी तुम्हारे हनुमानगढ़ में खेल सामग्री कहां पर बनती है? ऐसा तो कुछ है नहीं खेल सामग्री वाला जिला, लेकिन फिर भी भाई किताबों में आता, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, खेल के सामान के लिए फेमस है। फलों की टोकरी भी हनुमानगढ़ को कहते हैं। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। हमने पहले इतिहास में पढ़ लिया टोंक रियासत के बारे में।
अमीर का पिंडारी यशवंतराव होलकर का सेनापति था। अंग्रेजों ने 1817 के अंदर इसको टोंक रियासत दे दी, ऊपर से नवाब की उपाधि दे दी। एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक, और टोंक को हम क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, तो टोंक क्या है? नवाबों की नगरी। अमीर खां पिंडारी को नवाब की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। मारपाट अपने जैसे लूटपाट करता रहता था, इधर उधर मारपीट करता रहता था। अंग्रेज बोले यार क्या टिक जाएगा, क्यों परेशान करने लग रहे हो क्या? बोले ऐसे ही नहीं टिकूंगा, कोई ना कोई रियासत दो क्या, फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा। बोले ठीक है, ये टोंक रियासत ले लेके। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा दो ही रियासत बनाई गई हैं, एक तो टोंक है 1817 में, दूसरी झालावाड़ 1838 में। झालावाड़ नई है, टोंक पुरानी होगी, दो ही रियासत बनाई थी। ठीक है, तो टोंक को हम क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं, क्योंकि ये उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, भाई ग्रेनाइट के लिए फेमस है। जालौर ग्रेनाइट तो जानते होंगे, अपने किचन के अंदर भी इस प्रकार से ग्रेनाइट लगाते हैं, काड़ा लगा लेते हैं ग्रेनाइट का भी, इस प्रकार के आपने खूब ग्रेनाइट देखे होंगे। तो जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। सुवर्णगिरी हमने जालौर के किले में भी पढ़ा है, जालौर के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम क्या है जालौर का? जाबालीपुर मिलता है। ठीक है, ये भी हमने कई बार पढ़ लिया, जालौर के इतिहास में भी पढ़ा है कि प्राचीन साहित्य में जालौर का नाम जाबालीपुर मिलता है, किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन मैंने इसी प्रकार से ये लाइन लिखाई है। ठीक है, तो जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, सुवर्णगिरी कहते हैं, और जालौर के किले का नाम है ये, नहीं जालौर के किले का नाम क्या है? सुवर्णगिरी है। और वैसे जालौर का नाम प्राचीन है, जाबालीपुर मिलता है। आगे चलते हैं अभी। ये आपका जिले कंप्लीट हो गए, थोड़ा सा और बचा है। सांचौर आपका जिला बन गया भाई। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है। इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पंजाब, पंच यानी कि पांच, आब यानी कि नदियां, पांच नदियों का जहां पर संगम होता है उसे क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसी प्रकार से सांचौर में भी पांच नदियां हैं, इसलिए सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। प्राचीन नाम सत्यपुर है। बालोतरा, बालोतरा को पोपलिन नगरी कहते हैं। ये हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, सर ये पोपलिन क्या है? यानी कि बालोतरा को पोपलिन नगरी कहते हैं। देखो, रेशम के धागों से जो साड़ियां तैयार होती है ना, उनको कहते हैं पोपलिन, और इसके लिए बालोतरा फेमस है। थोड़ा सा ध्यान रखना, नया जिला है, बढ़िया बात है ये, बालोतरा के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि रेशम के धागों से इस प्रकार से जो साड़ियां तैयार होती है ना, उनको कहते हैं पोपलिन। अगर याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाकी लिख लेना। ठीक है, रेशम के धागों की साड़ियां। ठीक है, वैसे हो सकता है पूछे ना पूछे, नया जिला है, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के 19 जिले अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, तो नया जिला उसके अंदर अपना बालोतरा भी था। पोपली नगरी कहते हैं बालोतरा को। और किस राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलदू बालोतरा को कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और अंतिम अपना डीडवाणा, डीडवाणा को कहते हैं शेखावाटी का सिंह द्वार भी बोल देते हैं, तोरण द्वार भी बोल देते हैं। ठीक है, मारवाड़ का थोड़ा सा अंतिम नगर भी कह सकते हो आप। यानी डीडवाणा के बाद में शेखावाटी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अगर इस शेखावाटी के अंदर आपको एंट्री करनी है तो आप डीडवाणा से एंट्री कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, शेखावाटी का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो डीडवाणा। हाँ, ऐप पर वीडियो डालना, ऐप में कोर्स लेने वालों को क्या फायदा? अरे खूब सारी चीजें हैं ऐप का माइन। ठीक है, तुम्हारी 1-2 दिन में पशु प्रीचर का जो बी पार्ट है ना, वो मैं दोबारा से शुरू करा दूंगा। ठीक है, इतने कम फीस में मैं दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा। और अब की बार ये भी बता दूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा बढ़िया पढ़ना आराम से, क्योंकि अपन अगर कोचिंग भी करने जाते ना तो भी अपने को 2 बार रिवीजन कोई नहीं करवाता। अब मैं तुम्हें बहुत ही शानदार तरीकों रिवीजन शुरू करवाऊंगा पशु प्रीचर बी पार्ट का, एकदम शॉर्ट तरीकों, यानी का एग्जामिनर बैंक बारे क्वेश्चन ना पूछे, बैंक खतरा पर दोबारा पढ़ावांगा। ठीक है, बुक के लिए भाई टाइम लागण लाग रहे हो है, छोटी सी किताब निकालूंगा तारे खातर, थोड़ा सा टाइम और दे तो 15 दिन देंगे, बाद में किताब भी आ जाएगी। सारे के सारे अपने जिलों के उपनाम कंप्लीट हो गए हैं, इसके साथ में अपनी क्लास भी कंप्लीट होती है। जिलों के उपनाम कंप्लीट हो गए। बाकी आप किसी की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की करो, आरएसी, आरएसएफ, पटवारी, रीट, एलडीसी,
ठीक है। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, तो आप यानी कि प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दिया, हालांकि ज्योग्राफी पहले भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरी कराई हुई नहीं मिलेगी। ठीक है। बाकी इतिहास पूरा करवा दिया मैंने, कला संस्कृति पूरी होगी आपकी। अब यानी आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाने शुरू कर देना। इनका दोबारा से मैं रिविजन स्टार्ट करवा दूंगा, उसी फीस में, टेंशन मत लो। पशु परीक्षण में भी अब यानी का 1-2 दिन बाद अपना रिविजन शुरू हो जाएगा। नाम मात्र की प्राइस है। ठीक है। कोई भी आपको समस्या हो और भी कोई जानकारी चाहिए, ऐप नहीं चल रहा, ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हो 7568 71 67 68 पर। ठीक है। सारे कोर्स यानी कि जितने भी हैं 500 रुपये से कम, ये नाम मात्र की प्राइस है सारी की सारी। अब बता दो, कोई बात हो तो टॉपिक किसको को लागे मैंने कमेंट करके बता दियो। राजस्थान के जिलों के उपनाम बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अपन अगला टॉपिक देखेंगे, राजस्थान के प्राचीन जिलों, जो अपने प्राचीन नाम है ना, वो अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि प्राचीन क्षेत्र, जैसे मारवाड़ किसे कहते थे, मेवाड़ किसे कहते थे, ये भी अपना टॉपिक थोड़ा सा कवर होना चाहिए। फिर अपना पहला टॉपिक देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है। वो 1-2 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। सामान्य परिचय बड़ा शानदार सा टॉपिक समझाऊंगा, अक्षांश देशांतर सारी चीजें आराम से समझाऊंगा। क्लास में जुड़े रहना, नोट्स साथ साथ में मनाते रहना, हर एक चीज मैं समझा दूंगा तुम्हें, हर एक चीज को आराम से समझना। ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो यहाँ पर कमेंट करके बता देना, सर आपने ये चीज गलत बताई, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। आप फोन कर लेना, कोई नई चीज समझ में हो तो भी आप यानी कि व्हाट्सअप कर दियो, मैं हाथों हाथ आने बता दूंगा। बढ़िया पढ़ता रहो, आराम से बढ़िया तैयारी करता रहो। राजस्थान को जीके बहुत इजी है, इतना शानदार राजस्थान का जीके कहीं नहीं मिलेगा आपको के। और अपना बस मेन फोकस इसी चीज के ऊपर है कि पढ़ो, वही जो एग्जामिनर पूछे, यानी कि जितना राजस्थान जीके शॉर्ट हो सके ना, उतना शॉर्ट करके जाएंगे इसको। ठीक है। और यहीं से आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। फिर बाकी कमेंट बता दियो किसी के लागे क्लास और कुछ सुधार करना हुआ है तो मैं खातर भी तारा सुझाव बिल्कुल आमंत्रित है। छोटे भाई की तरह बता दियो, बड़ा भाई की तरह बता दियो। ठीक है। ओके। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।